बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान का बजट 2021-2022 जो अब बिल्कुल बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है और अब हमारे पास काफ़ी क्लैरिटी है गोइंग इनटू जुलाई। अब हमने डिस्कस करना है इन रिलेशन टू रियल एस्टेट और देखने के रियल एस्टेट के अंदर क्या क्या चेंजेस हुई हैं इस बजट के अंदर और वो कैसे पॉजिटिवली और नेगेटिवली दे आर गोइंग टू इम्पैक्ट रियल एस्टेट और रियल एस्टेट के किन किन सेक्टर्स को इम्पैक्ट करेंगे। बिफोर मूविंग ऑन आई वांट टू क्लैरिफाई समथिंग और इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो भी बाद में देंगे और वो है हमारी कंस्ट्रक्शन रिलीफ पैकेज जो गवर्नमेंट का था, इंक्लूडिंग इनकम टैक्स सोर्स एमनेस्टी जो गवर्नमेंट ने दी थी। पहली बात यह है कि ये दोनों चीज़ें ऑल्दो अंडर द सेम पैकेज आई थी बट दोनों के टाइम पीरियड्स डिफरेंट थे। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन मार्केट के अंदर है कि जी के कंस्ट्रक्शन रिलीफ पैकेज जो है वो 31 दिसंबर तक चल रहा है। बिल्कुल बात ठीक है, कंस्ट्रक्शन रिलीफ के अंदर जो टैक्स रिलीफ था वो 31 दिसंबर 2021 तक वैलिड है। हाउएवर एक जो चीज़ है कि जो इनकम सोर्स एमनेस्टी स्कीम अंडर मेरे सेक्शन 111 था उसके मुताबिक दी गई थी, वो उसकी तारीख जो है 30 जून 2021 को ख़त्म हो चुकी है और उसको एक्सटेंड नहीं किया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि ये वो क्लॉज थी जिसके मुताबिक आप बगैर इनकम डिक्लेयर किए, इनकम सोर्स डिक्लेयर किए यू कैन इन्वेस्ट योर मनी और रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट करना चाहते हैं। और इसी वजह से जो है ये क्लॉज ट्रिगर बनी थी जो रियल एस्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स आया पिछले एक साल के अंदर। रियल एस्टेट प्राइसेस भी जो है वो 40-50% तक जंप की। लेकिन बहरहाल अब वो क्लॉज जो है इट्स नॉट इन इफेक्ट ऑल्दो देयर आर डिस्कशंस एंड देयर आर र्यूमर्स के जनाब गवर्नमेंट इज इन डिस्कशन IMF के साथ और प्रॉबेबली दे वांट एन एक्सटेंशन ऑफ 3 months। लेकिन लगता कुछ ऐसा है कि ये डिस्कशन गवर्नमेंट को पहले कर लेनी चाहिए थी बजाय कि जी के 30 जून के बाद गवर्नमेंट वो डिस्कशन कर रही है। तो कुछ दाल में कुछ काला है, या तो ये बात जानबूझ के अभी तक नीचे छुपाई जा रही है या हो सकता है ये भी हो कि पॉसिबली कि गवर्नमेंट इसको अनाउंस ना कर रही हो और बट इंटरनली यू नो उसको जो है वो उस तरह से उसके ऊपर सख्ती ना करे। बहरहाल ऑफिशियली ये जो क्लॉज है ये इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती आज सिंस 1 जुलाई जब तक दोबारा इसको जो गवर्नमेंट अप्लाई नहीं करती और अप्रूवल नहीं देती। तो ये एक बड़ा मेजर सेटबैक है मूविंग इनटू 21-22। हाउएवर लेट्स मूव एंड टॉक अबाउट हमारा रियल एस्टेट बजट। रियल एस्टेट बजट के अंदर बेसिकली जनरल इट्स अ वेरी गुड बजट इन माय ओपिनियन। रियल एस्टेट के बारे में बहुत अच्छा बजट है। इसमें जो कुछ चीज़ें हुई हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात यह है कि एक जो चेंज आई है वो कैपिटल गेन टैक्स में है। पहले हम 2.5% टैक्स देते थे 5 मिलियन तक, फिर उसके बाद हमारा 5% था 5 मिलियन से 10 मिलियन के दरमियान में अगर हमारी प्रॉफिट्स है, और इसी तरीके से 10 से 15 मिलियन के दरमियान में हमारा जो था 7.5% था और मैक्सिमम जो हम देते थे वो 15 मिलियन से बाप के ऊपर 10% था। बट नाउ थिंग्स हैव चेंज अ लिटिल बिट। अब ये हुआ है कि जी कि आपको 3.5% है अप टू 5 मिलियन। सो इसमें 1% का चेंज हुआ है तो आप कैपिटल गेन टैक्स 1% ज़्यादा दे रहे हैं। उसके बाद जो है अपना 5 मिलियन से लेके 10 मिलियन तक जो है ये 7.5% हो गया। बिटवीन 5 to 10 मिलियन। उसके बाद जो है ये 10 से 15 मिलियन के दरमियान में जो है इट्स गॉन अप टू 10% और द मैक्सिमम यू कैन गो इज़ 50 मिलियन अबव जो है इट इज़ 15%। तो ये टैक्स ब्रैकेट थोड़ी सी बढ़ गई है। अब देखना ये है किस किस को अप्लाई करें। पहली बात यह है कि ये 1 साल के लिए हमारा कैपिटल, जो भी बंदा इस साल के अंदर प्लॉट बेच रहा है और उसने वो प्लॉट जो है पिछले 4 साल के अंदर ख़रीदा है उसको ये रेवेन्यू अफेक्ट करेगा। यानी अगर आपने पिछले साल प्लॉट खरीदा है, इस साल प्रॉफिट में बेच दिया, 50% रेट बढ़ गया, 50 लाख रुपया बढ़ गया, तो आपको ये कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। लेकिन जो लोगों ने 4 साल पहले प्लॉट खरीदे हैं वो बेचते हैं उनको वो वैसी ऑलरेडी टैक्स एग्जम्पशन है। हाउएवर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस चीज़ से थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंसी गवर्नमेंट की आती है कि आप हर साल जो है वो पकड़ के आप अपना कैपिटल गेन टैक्स कभी कम कर देते हैं, कभी ज़्यादा कर देते हैं, कुछ स्टेबल लाइन ऑफ एक्शन स्टेबिलिटी नज़र नहीं आती। तो आई ट्रूली रेकमेंड गवर्नमेंट कि वो एक स्टेबल लाइन ऑफ एक्शन दे रियल एस्टेट सेक्टर को, कि
इस साल जो है ये होगा 3.5% और अगले साल 4.5% होगा, उससे अगले साल 5.5% होगा, या जहाँ तक वो मैक्सिमम लेके जाना चाहता है उसका एक प्लान ऑफ एक्शन दे, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं या रियल एस्टेट सेक्टर है उसको तैयारी कर सके और उसके मुताबिक अपनी इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर सके। इस चीज़ को इतना अनप्रिडिक्टेबल रखना और हर बजट के अंदर इसको जो है रियल एस्टेट सेक्टर को जो है वो इतना वोलेटाइल कर देना इस एक सेक्शन की वजह से, आई मीन मुझे तो वो कोई सेंस मेक नहीं करती। तो गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन ये है कि जी कि वो इसके ऊपर नज़रसानी करे और एक स्टेबल कोर्स ऑफ एक्शन दे। एक चीज़ जो करना चाहती है वो उसको इम्प्लीमेंट करे, और अगर स्टेजेस में करना चाहती है तो वो स्टेजेस हमारे सामने वाज़िया करे, ताकि हम जो एसेट मैनेज कर रहे हैं और बाकी हमारे जो डीलर्स आज जो रियल एस्टेट ब्रोकरेज कर रहे हैं उन सब के सामने एक क्लियर पिक्चर आ जाए और इन्वेस्टर्स को भी पता चल जाए कि यार कि अगर हम किस साल बेचेंगे तो सडनली उसका क्या इम्पैक्ट है। फॉर एग्जांपल आज अगर मैं रियल एस्टेट खरीद रहा हूँ और मैंने 2023-24 में जाके बेचनी है तो ये तो कैपिटल गेन टैक्स मुझे अप्लाई नहीं करता, तो इसका तो मुझे कोई सेंस मेक नहीं करती। इसलिए इस आम बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, जिसने 4 साल पहले खरीदी उसको कोई नहीं फ़र्क पड़ता, सिर्फ फ़र्क बीच वाले बंदों को पड़ेगा, और वो भी जो इस साल के अंदर प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। तो ये बड़ा मिनिमल सा इम्पैक्ट है। कुछ जनरली मैं इसको कोई नहीं समझता कि इससे रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर कुछ होने वाला है, सिवाय इसके कि जनाब मिसअंडरस्टैंडिंग्स मिसकम्युनिकेशंस बहुत होंगी और कई लोगों को पता नहीं होगा कि यार ये बढ़ गया है क्या होगा। पहले ये दूसरी रिकमेंडेशन मेरी है उन लोगों के लिए जो कैपिटल गेन टैक्स देते हैं कि भाई टैक्स दें, ये कोई इतना ज़्यादा टैक्स नहीं है। रियल एस्टेट अभी भी सबसे कम टैक्स देने वाली सनत है, तो मतलब 12-12.5% जो टैक्स स्टॉक मार्केट के ऊपर है, तो आपके ऊपर तो शुरू में 3.5% से शुरू हो रहा है, और बहुत ही शख्स जो 15 मिलियन से ऊपर बनाएगा उसको 15% लग रहा है। तो आई मीन स्टिल अ ह्यूज एडवांटेज। तो इसमें मत घबराएं, टैक्स दें, मुल्क के लिए भी बेहतर है और आपके पैसे भी वाइट रहेंगे, बजाय कि आप ये छोटी छोटी चीज़ों के अंदर जो है 2-2, 4-4, 5 लाख रुपए के जो है वो टैक्स चोरी करते रहें। तो मेरा ख्याल है कि जी कि जो लोग कमा रहे हैं पैसा इसी में से कमा रहे हैं, तो इसमें से टैक्स देना कोई इतना बड़ा मसला नहीं, जेब से नहीं देना आपने। उसके बाद जो अगला एक मेजर पॉइंट है जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है रेंटल रिटर्न के ऊपर टैक्सेशन। अच्छा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर, अभी तक किसी ने इसको डिस्कस नहीं किया सच। टेक्निकली रेंटल रिटर्न्स के ऊपर पहले टैक्सेशन की वैल्यूज कुछ और थी, और तकरीबन जो है अगर आप मेरा ख्याल है 40 लाख से या 50 लाख से ऊपर टैक्स लाते थे, बल्कि 80 लाख से ऊपर आपका रिटर्न होता था, रेंटल होती थी ईयरली, तो आपके ऊपर 35% तक जो है वो आपकी ब्रैकेट जाती थी। लेकिन इस दफ़ा गवर्नमेंट ने उस ब्रैकेट को चेंज कर दिया है। उसमें ये है कि जो अगर आप जो भी पैसे कमा रहे हैं, तो जो नई स्लैब्स हैं उसके मुताबिक फर्स्ट 3 to 6 लाख के ऊपर जो है वो आपको 5% टैक्स है, और पहले वाले 3 लाख रुपए आपके एग्जम्प्ट हैं। उसके बाद 6 to 20 लाख रुपीज़ तक अगर आपकी रेंटल इनकम है ईयरली, तो आपको मैक्सिमम टैक्सेशन जो है वो इसके अंदर 6 to 20 लाख वाला जो अमाउंट है उसके ऊपर पहले वाले टैक्सेशन जो ब्रैकेट है वो वही रहेगी, और सिर्फ ये अगले 14 लाख रुपीज़ के ऊपर 10% तक आपका टैक्स है। और अगर 20 लाख से ऊपर है वहाँ पे आगे जाके फिक्स स्लैब बन जाती है जो 25% है, और फिर इसके ऊपर बेशक 2 करोड़ रुपये आपकी इनकम है, 3 करोड़ रुपये इनकम है, वो 20 लाख से ऊपर वाले पैसों के ऊपर आप 25% फिक्स देंगे, जो एक्चुअली 35% से 10% हो रहा है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। एंड आई थिंक इससे गवर्नमेंट जो है रेंटल इनकम प्रॉपर्टीज़, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स और ये जो जगह हैं इनको ज़्यादा बात है प्रमोट भी करना चाहती है, बिकॉज वो रेंटल इनकम कर रहे हैं, और ये पॉजिटिव चीज़ है कि जो है वो इसको कम कर दिया गया। अब इसमें हमारी जो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है वो ये है कि जी कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ये 25% से कम करके इसको 15% के ऊपर जो है वो फिक्स किया जाए। उसकी वजह ये है कि जिस मुल्क में अंदर लोग टैक्स देने से घबराते हैं, वहाँ पे जब आप 25% का टैक्स किसी के ऊपर लगा देंगे तो लोग इतना टैक्स नहीं देंगे, एंड दे विल फाइंड अनफेयर मीन्स, और उससे जो है वो टैक्स को अवॉइडेंस करेंगे। लेकिन 15% टैक्स लगाएंगे, बड़ा रीज़नेबल होगा और लोग टैक्स देंगे भी, और मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ ज़्यादा होंगे। और ये एक रिकमेंडेशन ज़रूर है मेरी, वेरी पॉजिटिव। ऑल्दो बहुत अच्छा है 10% कम किया गया, लेकिन अगर इसको कोई 15% कर दिया जाए, या चलें बहुत आधा है कि जनाब 20%, वैसे तो 20% ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि देखें 1 करोड़ रुपये जो कमा रहा है 20 लाख रुपए टैक्स दे रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा है। और ये एक पैसिव इनकम है, बहुत सारे लोग जो हैं बेसिकली रिटायर्ड लोग जो हैं वो इसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, और जो अभी जॉब नहीं कर रहे हैं वो लोग इसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। ये उन लोगों की एक इनकम है, इसको जितना आप टैक्स बेनिफिट दे सकते हैं वो दें, और उससे रेवेन्यू आपका ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। अब
अगली बात करते हैं कि जी कि एक और जो इसके अंदर इम्पैक्ट आया है इस बजट के अंदर, वो आया है इनकम ऑन प्रॉपर्टी। अच्छा, इनकम ऑन प्रॉपर्टी ये अभी तक क्लैरिटी नहीं है। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने बेसिकली कहा था कि जी कि ये नॉर्मल इनकम जो है ये आपकी कंसिडर होगी अगर जो प्रॉपर्टी के अंदर लोग काम करते हैं। अब ये प्रॉपर्टी के अंदर कौन से लोग काम करते हैं, कौन लोग ट्रेडर्स कहलाएंगे, कौन सी कंपनीज ऐसी हैं या जो कंपनी ट्रेडिंग कर रही हैं उनके ऊपर ये इम्पैक्ट आएगा, ये अभी स्टिल टू बी क्लैरिफाइड। बट द जनरल नॉलेज इज़ कि सिर्फ और सिर्फ एक्टिव बिजनेस पीपल जो रियल एस्टेट के अंदर इन्वॉल्व हैं, प्रॉपर्टी के अंदर इन्वॉल्व है, ये टैक्स उनके ऊपर लगेगा। तो आम एवरेज बंदा इससे शायद इम्पैक्ट नहीं कर रहा। हाउएवर इसको जो है वो पहले 35% किया गया और बाद में 20% के ऊपर ये इनकम टैक्स लगा दिया गया। इससे रिलेटेड ही एक क्लॉज है जिसके अंदर बेसिकली आपको कहा गया है कि अगर आप प्रॉपर्टी के कारोबार के अंदर नुकसान करते हैं अपना, तो आप उस नुकसान को ऑफसेट कर सकते हैं अपने ओवरऑल टैक्स के अंदर। तो चूंकि अब ये नॉर्मल इनकम टैक्स के गोशवारे में जमा होगी, प्रॉपर्टी से भी जो इनकम आप कमा रहे हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर एज ट्रेडिंग, तो वो आप उसको अपने किसी नुकसान में जो कारोबार में कहीं और जगह हो रहा है तो आप उसके साथ ऑफसेट भी कर सकते हैं, विच इज़ गुड। और होना भी ऐसी चाहिए जब वो एज अ नॉर्मल इनकम तस्वुर हो रही है। लेकिन अभी तक मुझे ये क्लैरिटी नहीं है कि जी कि ये कैसे पुलिस करेगी FBR के कौन सा बंदा इसके ज़ुमरे में आता है, कौन सा बंदा नहीं आता। इसमें अभी भी हमें मेरा ख्याल है क्लैरिफिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब इसके बाद दो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपको फील हो गया जी कि गवर्नमेंट डायरेक्टली उनको जो है वो आपको नहीं कर रही है, इम्पैक्ट नहीं कर रही हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें नहीं है, बट दे आर एक्चुअली वेरी मच रिलेटेड। और वो है आपका क्या, पब्लिक स्पेंडिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, PSDP प्रोजेक्ट्स के अंदर बेसिकली वो तमाम प्रोजेक्ट्स आते हैं जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, नई कुछ और इस तरह की डेवलपमेंट अंडरग्राउंड ब्रिजेस हैं, वट एवर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गवर्नमेंट डज। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है ये लाजमी तौर पर डायरेक्टली रियल स्टेट को इम्पैक्ट करती है। जाहिर बात है, सोसाइटी बन रही है, अगर सोसाइटी तक अच्छी रोड गवर्नमेंट निकाल देगी तो वो सोसाइटी की प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। सो ये PSDP प्रोजेक्ट्स के अंदर 40% इंक्रीज़ करके ये दे नाउ स्टैंड एट 900 बिलियन फॉर दिस ईयर। नाउ ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग एरिया होगा मूविंग इनटू फ्यूचर के जहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं और अगर उनके साथ सोसाइटीज़ हैं तो देयर इज़ गोइंग टू बी एन इम्पैक्ट ऑन दैट। सो ये एक पॉजिटिव चीज़ है और ये ओवरऑल रियल स्टेट को जो है वो सपोर्ट करेगी मूविंग इनटू द फ्यूचर। अब जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेगी गवर्नमेंट उनको बड़ा ज़ोर से देखने की ज़रूरत है आपने अपने एरियाज़ के अंदर, और अगर आप यू वांट टू मूव अराउंड दोज प्रोजेक्ट्स तो मेरा ख्याल है वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल और गेंस आपको देगा। उसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो जनरली गवर्नमेंट पिछले साल से पॉलिसी लेके चल रही है, बट आई थिंक वो रियल एस्टेट पॉजिटिव है और एक सेंटिमेंट देती है कि रियल एस्टेट जो है अच्छी जो है वो परफॉर्म करेगी, और वो है आपके लो कास्ट हाउसिंग के ऊपर गवर्नमेंट का जोर, और प्लस जो गवर्नमेंट ने बैंक्स के साथ मिलकर हाउसिंग फाइनेंस और हाउसिंग मॉर्गेज के ऊपर काम कर रहा है। इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, ऑल्दो हमारी मार्केट को अभी ज़्यादा एंगेज होने की ज़रूरत है, लेकिन दो कि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डायरेक्टली उस तरह से रिलेट नहीं करी, लेकिन देखें इसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट ज़रूर होगा। जब लैंड कहीं पे भी बिकेगी या जिस बंदे की बिकेगी जिसके ऊपर ये चीज़ें हो रही हैं तो ऑब्वियसली इकॉनमी का पहिया घूमता है, और जब इकॉनमी का पहिया घूमता है और वो बंदा जो वहाँ से लैंड बेचेगा या जहाँ पे लो इनकम हाउसेस बन रहे हैं उस बंदे ने कहीं ना कहीं री इन्वेस्ट करना है, प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, और उससे जो है ऑब्वियसली एक अफेक्ट जो है वो इन मोशन हो जाएगा, और वो ऑब्वियसली रियल एस्टेट के अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा ये बूम या उसको क्रिएट नहीं कर सकता, बट ऑब्वियसली एक पॉजिटिव सेंटिमेंट ओवरऑल इन द रियल एस्टेट मार्केट इज़ बाउंड टू कंटिन्यू एज आई बीन सेइंग अर्लियर। हम इस वक्त एक अप ट्रेंड साइकिल के अंदर है, द मार्केट सेंटिमेंट इज़ पॉजिटिव। मार्केट के अंदर मैं ऐसा नहीं समझता कि जी के कोई इमिनेंट क्रैशिंग सिचुएशन या सिनेरियो है, इवन दो कि जी के एमनेस्टी आप ही ख़त्म हो गई है, चीज़ें हैं इसके ऊपर अभी तक मैं काफ़ी डिटेल रिसर्च कर रहा हूँ एक्सपेक्टेशन के जनाब मार्केट का इस साइकिल के अंदर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैक्सिमम रिटर्न्स क्या हो सकते हैं और मैक्सिमम प्राइसेस कहाँ कहाँ पे जानी चाहिए। जनरली मेरा ख्याल है कि बजट इंतहाई पॉजिटिव है और रियल एस्टेट के लिए ठीक बजट है, ऑल्दो गवर्नमेंट ने अपनी फ्यूचर इंटेंशंस जो हैं काफ़ी हद तक शो कर दी हैं, और जो बंदा इसको समझता है
थोड़ा सा यू कैन सी थ्रू दीज थिंग्स, वो उसको समझ लग जाएगा कि 3 जगह हैं जहाँ पे गवर्नमेंट फोकस करना चाहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली रेंटल इनकम प्रॉपर्टीज़, गवर्नमेंट चाहती है कि रेंटल इनकम प्रॉपर्टीज़ को यानी डेवलप्ड एरियाज़ को प्रमोट करें ताकि लोग मोस्ट ऑफ द पीपल मूव टुवर्ड्स दीज प्रॉपर्टीज़ रेदर देन बाइंग जस्ट प्लॉट्स एंड लैंड। सेकेंडली, नई सोसाइटीज़ और नए प्रोजेक्ट्स जो है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, ऑब्वियसली दोज आर द प्लेसेस वेयर यू विल सी कि जनाब ज़्यादा से ज़्यादा रियल स्टेट एक्टिविटीज़ भी नज़र आएंगी और इन्वेस्टर्स भी उधर ही जाएंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि चूँकि एमनेस्टी ख़त्म हो गया, ऑल्दो नॉट रिलेटेड टू बजट, तो एमनेस्टी का एक फेज़ ख़त्म हो गया, दूसरा फेज़ शुरू हो गया, एंड दैट विल एक्सप्लेन इन अनदर वीडियो। बट द पॉइंट इज़ कि जी कि अभी भी एमनेस्टी है और वो उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर और सोसाइटीज़ के ऊपर है जो FBR से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और अप्रूव्ड है, और उसमें आप अभी भी पैसा लगा सकते हैं। दो अब आप जाके प्लॉट्स के अंदर जाके नहीं खरीद के ले सकते, या आप कंस्ट्रक्टेड एरियाज़ के अंदर जाके प्लॉट नहीं खरीद सकते, लेकिन जो सोसाइटीज़ प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स रजिस्टर हो चुके हैं FBR के अंदर, उसके अंदर सितंबर 2023 तक आप एज अ फर्स्ट बायर एंटर हो के आप बग़ैर अपना कोई पैसा डिक्लेयर किए, आप अपनी इनकम को डिक्लेयर किए, सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर किए बगैर आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो, कमा भी सकते हो। तो मेरे ख्याल में मार्केट जो फ्यूचर के अंदर है इन 2-3 जगहों के ऊपर मूव अराउंड करेगी, और इसके ऊपर येस वी आर डूइंग अ लिटिल बिट मोर रिसर्च एंड एनालिसिस एंड ताकि हम एग्जैक्टली आपको सही गाइड कर सकें। लेकिन जनरल रूल ऑफ थंब यही है कि वी हैव टू प्रॉबली जो प्लॉट एरियाज़ हैं और यहाँ पर हैं जो अभी ऑलरेडी 40-50-60% जंप कर गए, इनके अंदर प्रॉबली हमें अभी बहुत ज़्यादा मार्जिन्स या अपवर्ड ट्रेंड शायद नज़र नहीं आएगा, और शिफ्ट हो जाएंगी चीज़ें नए प्रोजेक्ट्स और कंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स की तरफ। सो गाइज दैट इज़ ऑल। इसके रिलेटेड हमारी 1-2 वीडियोज़ और आएंगी रिलेटेड टू प्राइसिंग और फ्यूचर के अंदर इन्वेस्टमेंट्स में आपको क्या करना चाहिए। कीप वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।